हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला कि हम लोग मैंने कोशिश की है इसको रिकॉर्ड करने की। देखते हैं कैसा होता है। आप तो जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फ्यूशनिज्म। तो सबसे पहले कि कन्फ्यूशनिज्म है क्या, क्योंकि जैसे मार्क्सिज्म मार्क्स पे बेस्ड है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि कन्फ्यूशनिज्म जो होगा वो बेस्ड होगा कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड जैसे यहाँ दिख रहा है कि 551 बीसी टू 479 बीसी। अब इससे आप देख सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जैसा कि हमने इससे पहले जब सोक्रेटिस पढ़ा था तो वो भी 470 बीसी में थे, या प्लेटो पढ़ा तो 348, या कह सकते हैं कि 427 बीसी में पैदा होते हैं, 348 तक चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है क्लियरली कि गौतम बुद्धा के कंटेम्प्ररी थे। ऑल दो बुद्धा थोड़ा सा इधर उधर थे, क्योंकि उनका भी डेट ऑफ बर्थ अराउंड लगभग 480 बीसी है और 400 बीसी तक रहते हैं। 80 ईयर्स में काफ़ी उन्होंने कुछ किया। तो इनका भी टाइम पीरियड ऑलमोस्ट जो फिलॉसफी चल रही थी वो दोनों एक ही टाइम पे चल रही थी, एक ही पीरियड में था। और ये कहाँ पैदा होते हैं? चाइना के अंदर क्यूफू जो है प्रोविंस, सोटोंग अभी आज के समय क्यूफू प्रोविंस कहलाता है, वहाँ पे पैदा होते हैं ये। तो कन्फ्यूशस वॉज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में कुलीन वर्ग में पैदा होते हैं, जहाँ पे इनके पिताजी माना जाता है कि एक जनरल, आर्मी जनरल थे। लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियसली क्राइसिस आ जाती है इनके साथ। और वो लेकिन क्योंकि अच्छे क्लास में थे, इनके पास पैसा भी था, तो पढ़ाई में काफ़ी फोकस करते थे। और उस समय की जो पढ़ाई थी वो जो थी, तो उनकी जो बेसिकली टीचिंग थी उस समय काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और बेसिकली उस समय भी कह सकते हैं, ऑल दो कन्फ्यूशियज्म का भी पार्ट बनाते हैं लेटर, लेकिन उस समय का जो 6 बेसिक प्रिंसिपल थे जो पढ़ाई के या स्टडी के, वो थे जैसे रिचुअल्स, म्यूज़िक, आर्चरी, कैरियर राइडिंग, कैलीग्राफी, मैथमेटिक्स जो है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है और इसमें काफ़ी अच्छे भी थे। और बाद में यही पॉइंट्स कन्फ्यूशनिज्म में भी आ जाते हैं। तो वो मैथमेटिक्स, जैसे अभी हमने बताया कि मैथमेटिक्स पे उस समय सभी लोग फोकस कर रहे थे। अगर आप देखें तो प्लेटो की जो एकेडमी थी, जैसा मैंने आपको बताया है कि प्लेटो के एकेडमी में भी मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। और साथ ही साथ बाकी चीज़ों पे, जो बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, या उन सब चीज़ों पे, फिलॉसफी पे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो रिचुअल का मतलब फिलॉसफी हो जाएगा, म्यूजिक, आर्चरी, इन सब चीज़ों के बारे में फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ है। अब ये कैसे हुई सिमिलैरिटीज़, कोई आगे सीख के गया या नॉलेज इधर उधर ट्रैवल की, ये क्लियरली नहीं बताया जा सकता आज के समय। लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज़ काफ़ी दिख रही हैं। ऑल दो अगर हम देखें कि बुद्धिज़्म में मैथमेटिक्स पे इतना फोकस नहीं किया गया, फिलॉसफी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जनरल लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इन सब चीज़ों पे तो फोकस किया गया है, लेकिन अगर डायरेक्टली देखें तो मैथमेटिक्स और साइंस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है बुद्धिज़्म में। ऑल दो उनका जो अप्रोच है, वो खुद अपने आप का अप्रोच को साइंटिफिक कहते हैं कि हर चीज़ को टेस्ट, उनका अप्रोच बहुत साइंटिफिक है। लेकिन साइंस पे बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म में फोकस नहीं किया गया, या इंडियन किसी फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो साइंस पे फोकस नहीं किया गया है। ऑल दो अप्रोच बहुत से साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक अप्रोच होना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और 21 साल की उम्र में टीचर बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो इनका काफ़ी नाम भी हो जाता है। और इस बात भी और भी जॉब करते हैं जो हम आगे बताएंगे कि हुज ओरिजिनल नेम वॉज कुंग फूजू। कुंग फूजू विच मीन्स मास्टर कोंग, क्योंकि फूजू मीन्स मास्टर और कोंग जो है कुंग फूजू इनका नाम था। हिज फिलोसफी और नॉट रिलीजियस, जैसे यहाँ लिखा कि रिलीजियस, जैसे बुद्धिज्म हो गया ऑलमोस्ट रिलीजियस हो गया, या इंडियन जैनिज्म, या बाकी जो हम फिलोसफी देखे हैं कि हिंदुइज्म की फिलोसफी देखे, इस्लामिक फिलोसफी देखे, क्रिश्चियनिटी या जूडिज्म की फिलोसफी देखे, ये सारे के सारे फिलोसफी रिलीजियस है। लेकिन जैसा कि सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल की फिलोसफी रिलीजियस नहीं है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ है। यहाँ भी इनका भी ये नॉट रिलीजियस है बट मोरल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ना होके मोरल और एथिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस पे आपको फोकस करना है, मोरल एथिकल है। सेवरल डायनेमिक्स है, लाइक सोशल, कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसमें लोगों के ड्यूटीज़ बताई इन्होंने। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ
चाणक्य बताते हैं या कौटिल्य बताते हैं। कल्चरल चीज़ों पे भी बात करते हैं। क्वासी रिलीजियस इसलिए भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो रिलीजियस नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इनके जो फॉलोअर होते हैं वो रिलीजन की तरह इनको फॉलो करते हैं और आज भी करते हैं। अगर आप चले जाएं जापान में, कोरिया में या दूसरी जगह पे जो ईस्ट एशियन कंट्री है, वहाँ पे बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं रिलीजियसली, और जनरल जो डेली लाइफ है उसका एक पार्ट है ये। तो डेली लाइफ का पार्ट है। बहुत से लोग अभी भी अगर चाइना के अंदर देखें तो तमाम सारे लोग जो है, ऑल दो इसको डिस्करेज किया जाता है कि ये एंशिएंट फिलोसफी है जिसमें हायरार्की बेस्ड है। ऑल दो इसमें हायरार्की बहुत ज़्यादा है, जो कह सकते हैं ऊपर और नीचे का जो है, बराबरी का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा कम है कि सभी के बारे में बताया गया, कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये आपको हम आगे बताते रहेंगे। तो द मोस्ट वाइडली नोन एग्जाम्पल of Confucian based educational philosophy of the six is that arts, ritual, music, archery, carrot riding, calligraphy and mathematics, हमने अभी आपको बताया कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इन्होंने सीखा भी था, और बाद में जो कन्फ्यूशियस बेस्ड जो आइडिया आता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन मैनी ईस्ट एशियन कंट्री, जैसे हमने बताया कि कन्फ्यूशनिज्म बिकेम स्टेट रिलीजन। बहुत सालों तक कन्फ्यूशनिज्म जो है, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाइफ का पार्ट था, एक लाइफ के डिसिप्लिन, स्टेट की रूलिंग के डिसिप्लिन की तरह था। हमारे यहाँ भी कह सकते हैं जो हिंदुज्म का धर्मशास्त्र है वो जो इस तरह से होता है कि जो लाइफ में आप प्रैक्टिस करेंगे उसका पार्ट एट द सेम टाइम जो स्टेट है, जो रूलर है, जो पावर में है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे फ्रेंड्स, अमंग फ्रेंड्स भी इन्होंने बताया कि किस तरह से एक दूसरे को बिहेव करना चाहिए। तो हमने देखा कि चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, इसमें अभी भी अगर आप कोरिया चले जाएं तो कोरिया में अभी भी जो सबसे पहले वो अगर आप पूछेंगे वो आपकी एज पूछते हैं। अगर आप फ्रेंड्स भी हैं तो एज पूछते हैं। एज पूछने का मतलब यही होता है कि अगर आप एक दिन भी, एक घंटे भी बड़े हैं उनसे, मान लीजिए कि आप एक ही टाइम पे पैदा हो गए, एक ही दिन है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है छोटा, तो भी उसमें वो टाइमिंग पूछ लेंगे। तो कई बार हमारे लिए ऑकवर्ड होता है कि वो इतना डिटेल में क्यों डेट ऑफ बर्थ और वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी चाइनीज, जापानीज या कोरियन से मिलते हैं तो उनको बता दीजिए, क्योंकि उस हिसाब से वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहले कौन झुकेगा, ऑल दो झुकने का कल्चर होता है उनको ग्रीट करने का, तो वो करते हैं। इसके साथ ही हम खाएंगे कैसे पिएंगे, कौन कहाँ बैठेगा, डाइनिंग टेबल पर अगर बैठ रहे हैं तो अगर आप बड़े हैं तो आप, जो सबसे बड़ा होगा वो बीच वाली चेयर लेगा, यूजली उनके यहाँ माना जाता है। या खाना शुरू करते समय सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए वो एक घंटे का भी गैप देख रहे हैं कि अगर आप एक घंटे बड़े हैं तो पहले आप खाएंगे, शुरू करेंगे, फिर हम खाना शुरू करेंगे, या कोई भी चीज़ आपके हाथ से ही शुरू होगी। हमारे यहाँ भी है कुछ हद तक कि अगर आप देख सकते हैं कि बड़े लोग पहले करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतना रिजिडली फॉलो अभी नहीं होता, पहले होता था। सो कन्फ्यूशियस वॉज लिविंग इन चौ डायनेस्टी। ऑब्वियसली कन्फ्यूशियस जो थे चौ डायनेस्टी में रहते थे, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चली। अगर आप देखेंगे 1100 BC टू 256 BC तक चलती है। ड्यूरिंग द दैट टाइम सिस्टम वॉज फ्यूडल एंड करप्ट विदाउट मोरालिटी। तो ऑब्वियसली उस समय का जो सिस्टम था वो काफ़ी फ्यूडल था, करप्ट था, मोरालिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई स्टेब्लिश रिलीजन नहीं था। ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ऑल दो बहुत ढेर सारी डायनेस्टीज थी जो आपस में लड़ती रहती थी। और जैसा हमने बताया प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे ग्रीक में होता था, ग्रीस एरिया में जो कह सकते हैं वहाँ पे होता था। और साथ ही साथ अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखें तो इंडिया के अंदर भी यही होता था कि ढेर सारे जो किंग हुआ करते थे, उनके एरियाज हुआ करते थे, उनके जो आइडिया हुआ करते, तो ये सिस्टम था वहाँ पे, और करप्ट मोरालिटी थी। अब इसी से प्रभावित होकर इन्होंने कोशिश की, और क्योंकि हमने बताया जैसे टीचर बन गए थे तो इनका काफ़ी नाम हो गया था, बहुत जस्टिस और इन सब चीज़ों बिलीव करते थे, तो फाइनली इनको बुलाया गया और ही बिकेम चीफ मजिस्ट्रेट इन लो प्रोविंस। जो लू प्रोविंस था वहाँ पे चीफ मजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि लू प्रोविंस में, तो ये लू प्रोविंस जो है एक, हम धीरे से आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे लू प्रोविंस, और बाद में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी बन जाते हैं।
लेकिन जैसा हमने बताया कि बहुत ही फ्यूडल अप्रोच था, और जो ड्यूक थे, जो किंग थे, जो राजा थे वहाँ के लू प्रोविंस के, वो बहुत ही कह सकते हैं कि अय्याश टाइप के थे, लेदर में रहते थे, हमेशा लग्जरियस लाइफ जीते थे। और कभी भी अपने जो स्टेट क्राफ्ट था या स्टेट पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि डिवाइन तरीके की सी चीज़ें मानी जाती थी, और वो हमेशा उनको मालूम था कि मेरे अलावा तो कोई किंग बनेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। इससे परेशान होकर जो ये टीचिंग देते थे उनको नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद फुल टाइम टीचर बन गए, वंडर बन गए, अलग अलग जगह पे घूमते थे, 13 ईयर्स तक घूमते ही रहे इधर उधर, और अलग अलग प्रोविंसेस को देखा किस तरह से जो रूल करना है, या पूरी सोसाइटी के लिए, जो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, एक ऐसी फिलोसफी बना रहे थे जो यूनिवर्सल अप्रोच हो, जिसका जो कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, तो वो चाहे वो फैमिली के अंदर अप्लाई कीजिए, चाहे वो स्टेट के अंदर अप्लाई कीजिए, चाहे वो रिलीजन में अप्लाई कीजिए, वो कहीं भी अप्लाई कीजिए, वो इस तरह की फिलोसफी को बनाने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली किंग के लिए भी फैमिली मेंबर जैसे हमने बताया। अब इसी जो प्रोसेस था, जो इस कड़ी में ये आगे 5 क्लासिक्स लिखते हैं, और बाद में 4 बुक्स लिखते हैं। ऑल दो ये खुद नहीं लिखते, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो अप्रोच बनाया या अपने जो स्टूडेंट्स को बताया, और इनके स्टूडेंट्स ने ये लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये लिखते हैं सुनची। सूचिंग जो क्लासिक हिस्ट्री है, इसमें क्या है कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्पीचेस डेटिंग फ्रॉम द लेटर हान डायनेस्टी। तो लेटर हान डायनेस्टी जो सबसे बड़ी डायनेस्टी रही चाइना की, उसके बारे में ये हिस्ट्री में लिखते हैं। सी चिंग क्लासिक ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ 300 पोएम्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम अर्ली चौ डायनेस्टी। तो चौ डायनेस्टी में जो पोएम्स का कलेक्शन सी चिंग में रखते हैं। आई चिंग क्लासिक ऑफ चेंजेस, जो है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ divination based on set of 64 hexagrams that reflect the relationship between yin and yang in nature and society। इन एंड यांग की जो फिलॉसफी हम आगे बताएंगे, कि इन एंड यांग पे बेस्ड इनकी पूरी फिलॉसफी अभी भी अगर आप देखेंगे, तो चाइना, कोरिया या वियतनाम, इस तरह के जापान इन यांग की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। चूज सिंह जो है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ स्टैचू ऑफ लू, स्टेट ऑफ लू, सेड टू बी कंपाइल्ड बाय कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के थ्रू जो हिस्ट्री है वो लिखी गई, जो बोली गई, क्योंकि ये घूम रहे थे तो इस अलग अलग जगह की हिस्ट्री पोएम्स कलेक्ट करके ला रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को बताते थे, और वो ये चीज़ें लिख देते थे। ली सिंह क्लासिक राइट ऑफ राइट्स कंसिस्ट ऑफ 3 बुक्स ऑन ली, राइट्स ऑफ प्रोपराइट। तो प्रोपराइटी जो है, ये हम आपको बताएंगे, ये इस पे पूरी इनकी फिलॉसफी बेस्ड है, ली पे, रेन पे, या इन सब चीज़ों पे, तो वो हम आगे बताते हैं। तो 3 बुक्स भी रखी, जिसको हम 3 बुक्स तो ली पे ही लिख दी। उसके अलावा 4 बुक्स जो मोस्ट फेमस हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि 5 क्लासिक्स और 4 बुक्स, ये ध्यान रखना है आपको। 4 बुक्स से फोकस करते हैं हम लोग। तो ये है 4 बुक्स, जो कि देख सकते हैं। द एनालेक्ट्स, लू लुन जू, which form part of the canon from the Han Dynasty onward, is a record of Confucius' own prescription for an ideal society। तो हान डायनेस्टी के समय लिखा गया, जिसमें ये पूरा आइडियल सोसाइटी का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए एक आइडियल सोसाइटी में। आइडियल सोसाइटी का जो इनका आइडिया है, बाद में हम आपको बताते हैं कि ऑलमोस्ट प्लेटो की तरह है, कि प्लेटो जिस तरह से जस्टिस को देखते हैं, एक आइडियल सोसाइटी में हायरार्की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इस हायरार्की को उसी तरह से ये बिलीव करते हैं। ऑल दो ये क्लासेस में डायरेक्टली नहीं बांटते हैं, इनके जो क्लासेस हैं वो अलग तरह के, हम अभी उसको भी बताएंगे। लेकिन ये जो आइडियल सोसाइटी, इसमें अगर जस्टिस को देखें, तो इनका जस्टिस और प्लेटो का जस्टिस ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि ये ड्यूटीज बता देते हैं सबकी, कि एक बेटे की क्या ड्यूटी है, माँ की क्या ड्यूटी है, पिता की क्या ड्यूटी है, ये सबकी ड्यूटी बता देते हैं। राजा की क्या ड्यूटी है, उसके सैनिकों की क्या ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी। और बोलते हैं कि जब सब लोग अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है, कि सब लोग अपनी ड्यूटीज करेंगे, तो हमें अलग से जस्टिस की या जो जस्टिस सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा जो सेकंड बुक है मेनिस्टस, जो मैंगसू, इज द वर्क ऑफ कन्फ्यूशियस एपोनिमस फॉलोवर, एक्सपेंड द कन्फ्यूशियस टीचिंग इन एनालेक्ट्स। इसके बाद का जो आइडिया है, कि इसके 4 बुक्स में अगर हम देखें, तो कन्फ्यूशियस का जो आगे का आइडिया, कि किस तरह से जहाँ पे निटी ग्रिटी, जैसे हम देखते हैं कि
मार्क्सिज्म जो है वो सिर्फ मार्क्स की राइटिंग नहीं है, उसमें एंजल्स की भी राइटिंग है, लेनिन की भी राइटिंग है, माओ की भी राइटिंग है। उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए जो यहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरह से जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को और ईजिली या एक्सप्लेन एलोबरेट करते हुए समझने की जरूरत है, नई प्रॉब्लम्स को कैसे हम कन्फ्यूशनिज्म की तरह समझें, वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द ग्रेट लर्निंग हुसैन that teaches it teaches that first step in bringing the world into harmony is cultivation of the individual। कि इंडिविजुअल्स को फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल को अगर आप कल्टीवेट कर देंगे, इंडिविजुअल को ही आइडियल बना दीजिए, तो स्टेट या सोसाइटी जो है वो अपने आप ही हारमोनी में आ जाएगी। और ऑब्वियसली ये लव कंपैशन पे कह सकते हैं, एक तरह से ह्यूमनिस्ट हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर ही वो सारी चीज़ें सही कर देना चाहते हैं। बोले बाय फोर्स, स्टेट के फोर्स से, रिलीजन के फोर्स से, बाकी किसी सोशल कल्चर फोर्स से चीज़ें नहीं बदलेंगी। इंडिविजुअल को सही कर दीजिए, वो अपने आप ही आइडियल कंडीशन बना देगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन चुंग जुंग assert that cosmos and humanity form a unity through sincere effort। कि अगर हम जो ह्यूमैनिटी है और इसको लगातार एफर्ट करते रहेंगे तो वो आइडियल कंडीशन बन सकती है। इस बुक में इसी के बारे में बताया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये बुक्स जो है ऑब्वियसली बुक्स के अंदर क्या चीज़ है बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इन बुक्स का नाम पूछ सकता है, बेसिक आइडिया पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी फिलॉसफी के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए आगे हम निकलते हैं कि कन्फ्यूशियस जो है he believed in however the great ultimate taoism, although बाद में हम देखेंगे कि जो इनका जो आइडिया है ऑलमोस्ट अपोजिट है। ये है जो बुद्धिज़्म और ताओइज़्म को कुछ हद तक क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बहुत कुछ उनसे लेते भी है। ग्रेट जो अल्टीमेट है उसको ये फोकस करते हैं। ये ग्रेट अल्टीमेट जो आइडिया है वो क्या है, किसका, वो ताओइज़्म का। एंड इसके बाद जो यांग जो एनर्जी, इन एंड यांग जो हमने बताया कि यांग जो है एनर्जी है, इन जो है पैसिव फॉर्म है, और दोनों चीज़ों मिला के जो बनती हैं। आप कभी वो देखेंगे कोरिया या चाइनीज़ चीज़ों का, तो उसमें एक ऐसा फॉर्म आता है जिसमें एक ऐसे करके बना होगा और दूसरी तरफ से ये यूं। तो ये इन एंड यांग जो होते हैं वो गोल बना के करते हैं, और उस गोले में जो देखते हैं कि वो कंप्लीट तब होगा जब दोनों चीज़ें मिलके एनर्जी और पैसिव फॉर्म दोनों मिलेंगे। इन कन्फ्यूजन द सिस्टम ऑफ इन यांग वॉज कंसीव एज अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग द यूनिवर्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो फॉर्म है दोनों को मिला के इन एंड यांग मिलता है। तो हमेशा वो ये आइडिया बहुत इन एंड यांग का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चाइना जापान में, और इंडिया में भी बहुत से लोग जो चाइनीज़ और कोरियन और जापानीज़ फिलोसफी को जानते हैं वो लोग इन यांग में प्रैक्टिस करते हैं, उसको मानते हैं, बिलीव करते हैं कि इन यांग होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक निगेटिव जो पैसिव फॉर्म होगा वो होगी। अब हम फोकस करते हैं एथिक्स पे, तो इसको हटा लेते हैं, इसको रिमूव कर देंगे पहले, उसके बाद हम एथिक्स पे फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एथिक्स में इन्होंने बेसिक चीज़ें जो है, तीन आइडिया है एथिक्स के, ली, ई, रेन। तो ली इन रेन पे हम फोकस करते हैं। सो थ्री की प्रिंसिपल आर एम्फोसाइज इन कन्फ्यूशियस टीचिंग। द प्रिंसिपल ऑफ ली, ई, रेन। ली पे आप देख लीजिए, द टर्म ली हैज सेवरल मीनिंग्स, बहुत ढेर सारे मीनिंग है। ऑफन ट्रांसलेट है प्रोपरिटी, रेवरेंस, कर्टसी, रिचुअल और द आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे प्रोपरिटी मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का औचित्य क्या है, उपयोगिता क्या है। रेवरेंस का मतलब हो गया श्रद्धा, कर्टसी का मतलब हो गया एक तरह से आप देखेंगे शिष्टाचार, मैनर्स जो होते हैं, और रिचुअल जो हम सब लोग जानते हैं संस्कार और इस तरह की चीज़ें। आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात ली में की गई है। ली इज बेस्ड ऑन द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। सेरेमनीज एसोसिएटेड विद सेक्रीफाइस टू द एंसेस्टर, एंसेस्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और डीटीज जो हमारे देवी देवता या इस तरह के वेरियस टाइप्स उनको ऊपर फोकस किया है। सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द एटिकेट ऑफ डेली बिहेवियर,
तो बेसिक जो एटिकेट है डेली बिहेवियर में कि किस तरह से, जैसे हमारे अभी कहते हैं ना संस्कार हैं कि सुबह उठ के पैर छूना या नमस्ते करना या इस तरह की चीज़ें, या अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं संस्कार, जैसे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना। तो ये भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बड़ों के रिस्पेक्ट पे। बड़ों की रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हर सोसाइटी में, क्योंकि कह सकते हैं कि जो भी फिलॉसफी बना रहा है वो खुद बड़ा हो चुका है, तो वो चाहेगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करे, छोटों की भी करनी चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हायरार्की, और कम से कम इसको हम कह सकते हैं जेरेंडोक्रेसी जैसी चीज़, कि एज पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जैसे ही आपकी एज बड़ी हुई आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है। इसके बाद ई, इन द अर्ली कन्फ्यूज ई एंड ली आर क्लोजली लिंक्स। तो पहले ई एंड जो ली था वो बहुत क्लोजली, बहुत लिंक था। ई कैन बी ट्रांसलेटेड एज राइटियसनेस। ये हो गया कि सच्ची, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। ऑल दो इनका जो ट्रुथ है वो बहुत नॉलेज बेस्ड, जिस तरह से सोक्रेटिस बोलते हैं कि नॉलेज के और वर्च्यू के थ्रू, ये प्रैक्टिकल सेंस में राइटियसनेस की बात कर रहे हैं कि आप फैमिली में हैं तो क्या सही काम करेंगे, और अगर स्टेट के अंदर है तो क्या सही होगा, प्रैक्टिकल। मोर ऑफन दिस टर्म इज यूज्ड इन अपोजिशन टू पर्सनल एडवांटेज। तो पर्सनल एडवांटेज के अगेंस्ट में देखा जाता है, कि आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस के सेंस में नहीं देख रहे हैं हम, कलेक्टिव जो है उसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेंस में देख रहे हैं। अब इसको देख सकते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट मॉडर्न डे कैपिटलिज्म के, जैसे कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म में इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे अगर कन्फ्यूशियस फिलोसफी क्या कहती है, वो फोकस करती है कलेक्टिवनेस में, कम्युनिटेरियन कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हैं, कि अपने एडवांटेज से ज़्यादा स्टेट का एडवांटेज, सोसाइटी का एडवांटेज, कलेक्टिव एडवांटेज पे ज़्यादा फोकस किया गया। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और व्हाट एक्शन वन शुड फॉलो और कन्फर्म इट इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। कि आप जो रेसिप्रोसिटी का जो आइडिया जो हमने देखा था कि अलग अलग हॉब्स के समय भी आता है, या जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके अंदर भी है और यहाँ भी है, तो ऑब्वियसली कि आप जैसा चाहते हैं आप कि आपके साथ कोई व्यवहार करे, वैसा ही आपको दूसरे के साथ करना पड़ेगा। ये रेसिप्रोसिटी का जो आइडिया है, ये ई जो है इनकी बुक्स है, जो एथिक्स है उसके अंदर आता है। तो ये बहुत ज़रूरी मान चीज़ है। इसके बाद हम देख देते हैं रेन पे आ जाते हैं। रेन जो है क्या कर रहे हैं, रेन इज़ द वर्च्यू ऑफ परफेक्टली फीलिंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो ये बढ़ गया ऊपर, हमने देखा। रेन पे आ जाते हैं। रेन, रेन की बात जो हम कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ लिखा, रेन इज द वर्च्यू, एक प्रकार का गुण है, फॉर परफेक्टली फुलफिलिंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो जिम्मेदारी है टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति उसको जानने का जो गुण है या उसको करने का जो गुण है, उसको रेन कह रहे हैं। मोस्ट ऑफन ट्रांसलेट के प्राय किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, बेनोवेलेंस। तो आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है, बेनोवेलेंस और ह्यूमननेस, गुडनेस। और कह सकते हैं अगर आज के समय इसको देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इस बेनोवेलेंस की, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया स्टॉप हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, और बेनोवेलेंस में सबसे ऊपर आ रहा है जैसे बिल गेट्स ने। बिल गेट्स को अगर आप देखेंगे, इन्होंने दो चीज़ें की, एक तो लगातार वो डोनेशन दे रहे हैं कोरोना से फाइटिंग के लिए, उसी तरफ जब ट्रंप ने WHO जैसे संगठन का जो बजट था वो रोक दिया, उनका फाइनेंस रोक दिया, तो अभी मैंने कल पढ़ा इसको कि बिल गेट्स ने ऑफर किया कि मैं पैसे दूंगा, क्योंकि WHO हो सकता है कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कहीं पे चाइना का फेवर कर दिया या कुछ चीज़ें गलत कर रही हो, लेकिन ये लार्जली इन दैट कॉन्टेक्स्ट अभी ह्यूमैनिटी को बचाने की ज़रूरत है, लोगों को मरने से बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे पॉलिटिक्स से ज़्यादा ह्यूमननेस की ज़रूरत है, जो मानवता है उसकी ज़रूरत है, गुडनेस की। इसीलिए हमने इनको बोला कि ये एक ह्यूमैनिटी का जो आइडिया है उसको लेके चल रहे हैं। और बाद में जो हम देखेंगे ह्यूमैनिटी का आइडिया, जब लेटर हम थिंकर पढ़ेंगे, इंडिया में भी एम एन रॉय जैसे लोग ह्यूमैनिटी, और जो अरविंदो जैसे लोग ह्यूमैनिटी का आइडिया लेके आते हैं। तो यहाँ से बेनोवेलेंस, इसीलिए उदारता जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो उदारता होनी चाहिए तभी आप लोगों को करेंगे, अदरवाइज़ इंडिया में भी हम देख रहे हैं, अभी कल ही हमने देखा कि मुंबई में या तमाम सारी जगह पे लोग, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, दिल्ली में बहुत से अमीर हैं,
जो अपना 1% भी अगर दे दें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लोग अभी भी नहीं दे रहे हैं। उनको डर है कि हमारा नुकसान हो जाएगा या हमको सरकार को ये करने की ज़रूरत है। और सरकारें भी हमारी उस तरह से अभी कह सकते हैं बेनोवेलेंट तो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी भी वो पैसे को लेके ये नहीं कि अलग से टैक्स लगा के लोगों को दे दे तो हम देंगे। तो ये सेल्फिशनेस जो है, फॉर अथॉरिटेटिवनेस एंड सेल्फलेसनेस, ये सब चीज़ें अलग होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस नहीं होनी चाहिए। वर्च्यू इन दिस कन्फ्यूजन व्यू इज बेस्ड अपॉन द हार्मोनी विथ अदर पीपल, कि ये जो है सबसे बेसिक चीज़ है कि हारमोनी होनी चाहिए, संयम की एक दूसरे से। जैसे फिर से हम कहें मॉडर्न अभी आज के समय जिस तरह की न्यूज़ आ रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में कम्युनिटी के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। हमने वीडियो देखे न्यूज़पेपर में या दूसरे कि बहुत जगह पे जो हिंदू एरियाज है उसमें मुस्लिम वेंडर्स को नहीं बेचने दे, सब्जी नहीं बेचने दी जा रही, कई बार उनकी मारपीट हो रही। या दूसरी तरफ से उल्टे भी ऐसे जाए कि बहुत से ऐसे एरियाज पे है जहाँ मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे डॉक्टर्स पे या दूसरे पुलिसकर्मियों पे हमला हो गया। तो इस तरह की चीज़ें ये गलत है। हारमोनी होनी चाहिए समाज में किसी भी कम्युनिटी के लिए। अभी हम ऐसी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं जहां हमारे लिए ह्यूमैनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हमारा रिलीजन, ना कि हमारा जो कास्ट है, ना कि हमारी जो लैंग्वेज है या दूसरी चीज़ें हैं। तो इन दिस रिगार्ड कन्फ्यूशियस आर्टिकुलेट द अर्ली वर्जन ऑफ गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल? जो हमने पहले बताया, व्हाट डज वन व्हाट वन डज नॉट विश फॉर वन सेल्फ, वन ऑट नॉट टू डू एनी वन एल्स। कि जो हम खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, हम नहीं चाहते कि हमको कोई मारे या पीटे, अगर हमने कोई गलत, जबकि किसी और की गलती की वजह से मुझे ना पीटा जाए, तो हम भी किसी और को नहीं पीट सकते कि किसी खास कम्युनिटी, किसी खास लिंग्विस्टिक्स या किसी खास एथनिक बिहेवियर या एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसलिए हम किसी को उसके कम्युनिटी के किसी दूसरे आदमी ने कोई गलती की इसलिए हम इसको पीटेंगे, ये चीज़ें गलत हैं। तो आप देख सकते हैं, व्हाट वन रिकॉग्नाइजेज एज डिजायरेबल फॉर वन सेल्फ, वन ऑट टू बी विलिंग टू ग्रांट अदर। जो आप समझते हैं कि हमको मिलना चाहिए, एटलीस्ट मेरे तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी कुछ डिज़ायर चीज़ें हैं कि मुझे ये तो कम से कम ये मिलना चाहिए, तो वो सबको ही मिलना चाहिए। जैसे हमने बोला खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए या फिर फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो वो सबको दूसरों को भी उतनी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये हम मानते हैं। और 5 रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप किस तरह से होगी, हमने बोला कि यूजुअली इनकी रिलेशनशिप बेस्ड है, जो वो कह सकते हैं कि हायरार्की पे 5 रिलेशन, जिसको ये वो लून कह रहे हैं, वो लून, ये 5 रिलेशनशिप, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ एवरीवन फुलफिल्ड देयर ड्यूटीज एंड केप्ट देयर प्लेस, देन सोसाइटी वुड बी स्टेबल एंड हार्मोनियस। हमने पहले बताया कि अगर सभी लोग अपनी ड्यूटी कर लें, जैसा कि प्लेटो ने भी कहा था, और द 5 मेजर ह्यूमन रिलेशनशिप्स शुड बी गवर्न बाय ली और प्रॉपर्टी। तो हमने पहले देख लिया था कि ली और प्रॉपर्टी का मतलब जो था हमने कि इसका औचित्य क्या है, कि किसी भी तरह से, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखेगा, जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बैलेंस बना के रखेगा। तो हम आगे देख लेते हैं, इसको बताते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 रिलेशनशिप पे हम फोकस करते हैं। 5 रिलेशनशिप क्या क्या है कि देयर शुड बी 5 रिलेशन, वुलून जो हमने बात की। इफ एवरीवन फुलफिल्ड देयर ड्यूटीज एंड केप्ट देयर प्लेस, देन सोसाइटी विल बी स्टेबल हार्मोनियस। दैट 5 मेजर ह्यूमन शुड बी गवर्न बाय ली एंड प्रॉपर्टी। रूलर एंड सब्जेक्ट, कि जो राजा है और जो प्रजा है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, राजा को अपनी क्या ड्यूटीज करनी चाहिए और प्रजा को भी ड्यूटीज की। राजा में और राजा और प्रजा में कौन बड़ा हो जाएगा, राजा बड़ा हो जाएगा और प्रजा छोटी हो जाएगी। तो हायरार्की में ही बांटते हैं, ऑल्दो दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज बनाते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं कि राजा को काम है कि प्रजा की चिंता करना, प्रजा के कि उसके वेलबींग्स के बारे में सोचना, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रजा का काम सिर्फ सब लेना कि हमको फैसिलिटीज़ मिलती रहे। राजा के प्रति उसके भी कर्तव्य है। और अगर हायरार्की में देखें तो राजा ऊपर हो जाएगा, रूलर ऊपर हो जाएगा, सब्जेक्ट नीचे हो जाएंगे। फादर एंड सन, ऑब्वियसली फादर और सन में कौन होगा आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ भी होता है फादर सन में, हम कितना भी गलत हो फादर, लेकिन सन को हम ट्रेन कर देते हैं ऐसा कि उसको गलत नहीं मानेगा। तो ये हायरार्की है। इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पे भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है, फिर से आप देख सकते हैं कौन होगा। हमारे यहाँ भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, दुनिया में ज़्यादातर जगह पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, तो ऑब्वियसली वाइफ जो है सबॉर्डिनेट होगी, हस्बैंड डोमिनेट करेगा। ये इसको, और ये इसको थियोराइज करते हैं, फिलोसफाइज करते हैं। एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर हमारे यहाँ भी होता है। अभी आजकल टीवी पे रामायण महाभारत ये सब चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि रामायण में क्या हुआ था, एल्डर ब्रदर के लिए क्या क्या किया।
तो ये जो आइडिया था फिलोसफिकल वहाँ भी था, हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है कि एल्डर ब्रदर के लिए कुछ भी कर जाना। फ्रेंड टू फ्रेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। कि जाकर लिबरल फिलोसफी में अगर हम देखें तो फ्रेंड और फ्रेंड जो होते हैं वो इक्वल रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ को, दे मस्ट बी लाइक फ्रेंड, नॉट इन हायरार्की। सो हियर फ्रेंड एंड फ्रेंड, जो फ्रेंड टू फ्रेंड है, ये यहाँ पे जो है वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते हैं कि जो भी बड़ा होगा वो, हमने जैसे बोल रहा है कि आपको फ्रेंड तो मानेंगे अगर आप जाएंगे चाइना कोरिया या कहीं पे, लेकिन आपसे उम्र पूछ लेंगे कि आपको कैसे बिहेव करेंगे। तो वो फ्रेंड टू फ्रेंड को भी हायरार्की में ये बताते हैं। तो हायरार्की को ध्यान में रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो यहाँ इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि एक जो आइडिया है इनका वो किस तरह से आगे बढ़ता है, कि इन सब जो रिलेशन है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, और जो फिलियल पिटी आजकल समय में देखेंगे तो कोरिया जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इवन ये फिलियल पिटी जो आ गया है वो आगे हम बताएंगे कि हर जगह पे यूज़ हो रहा है, कि अगर यूरोप में चले जाए या इसमें इंडिया में भी बहुत से लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो पहला जो आइडिया है कि बेस्ड किस पे होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी पे। तो हाँ, तो रेसिप्रोसिटी जो सू है या रेसिप्रोसिटी है, हमने बात की, सीन इज द 5 रिलेशनशिप एज फॉलोज की। अब ये पांचों रिलेशन को किस तरह से देखते हैं। बेनोवेलेंस इन रूलर्स की, जो उदारता होनी चाहिए रूलर के अंदर, जो रूलर है उसके अंदर उदारता होनी चाहिए। लॉयल्टी इन मिनिस्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, जो अपनी प्रजा है और जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्रजा है उसको लॉयल होना चाहिए रूलर के प्रति। तो ऑलमोस्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं मैकिवेली से। मैकिवेली भी यही बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो रूलर के प्रति लॉयल होने चाहिए, अदरवाइज या मिनिस्टर्स भी लॉयल होने चाहिए। और ऑल दो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा बेनोवेलेंट होने या उदार होने की बात नहीं करते हैं मैकियावेली, लेकिन ये कहते हैं कि उदार हो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं और उनके प्रति। काइंडनेस इन द फादर, कि पिता के अंदर क्या होना चाहिए, दया होनी चाहिए। फिलियल पिटी इन द सन, के सन के अंदर फिलियल पिटी होती है कि मतलब कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, एक तरह से यही चीज़ें है फिलियल पिटी का हम मान सकते हैं कि सम्मान करना। आप किस बेसिस से सम्मान करेंगे उसको हम फिलियल पिटी बोलते हैं। कि जैसे हम टीचर का सम्मान करते हैं, अब उल्टा हो जाए कि टीचर, कई बार ऐसा होता है कि टीचर की एज कम हो जाए और स्टूडेंट की एज ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे। तो वहां पे आ जाएगा टीचर जो होगा वो बड़ा हो जाता है, और इस तरह के जो आइडिया होते हैं लॉजिक, उसको हम फिलिपिटी बोलते हैं। कि या फिर कई रिलेशन ऐसे होते हैं कि आपका, कई बार ऐसे गांव में होता है कि चाचा से बड़ा हो गया जो भतीजा है या इस तरह की, तो अब उसमें क्या करेंगे। तो वो जो होता है रिलेशन के बेस पे, इंडिया में भी इसी तरह फॉलो किया, तो वहाँ भी इस फिलियल पिटी को फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट अभी भी करते हैं। तो राइटेस्ट बिहेवियर इन हस्बैंड एंड ओबीडियंस इन द वाइफ। तो जैसा हमने बताया कि ऑलमोस्ट जितनी भी एंसेंट सोसाइटी रही है उसमें वाइफ को ओबीडियंस मनाने की कोशिश की गई है। और पेट्रियार्कल आइडिया हमेशा से रहा है कि मेल आर सुपीरियर और फीमेल आर इन्फीरियर, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि इक्वलिटी की बात की गई हो। और ओबीडियंस बोलते हैं कि बात माननी चाहिए और हस्बैंड की। इसके बाद जेंटलनेस इन द ओल्डेस्ट सन, कि सबसे जो ओल्डेस्ट सन हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट इन द यंगर सिबलिंग। कि यंगर सिबलिंग जो है, जो छोटे भाई बहन, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके अंदर दयालुता होनी चाहिए। जो बड़ा भाई है उसके अंदर जेंटलनेस होना चाहिए, जैसे आजकल रामायण में दिखाया जा रहा है, उस तरह से भी सोच सकते हैं। ह्यूमन कंसिडरेशन इन ईच अदर, कि एक दूसरे के प्रति ह्यूमन कंसिडरेशन होना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी का आइडिया है, सू का आइडिया है, ये जरूरी है। इन ईच ऑफ द रिलेशनशिप द सुपीरियर मेंबर कौन है, फादर, हस्बैंड, हैज द ड्यूटी ऑफ बेनोवेलेंस एंड केयर ऑफ द सबऑर्डिनेशन मेंबर, सन, वाइफ। ये अब इसमें क्या कर दिया, फादर की ड्यूटी क्या बना दी है, हस्बैंड की ड्यूटी क्या कर दी, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनके प्रति उदार होना जरूरी है। अगर वो उदार नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। इसी के साथ देखते हैं, द सबॉर्डिनेट मेंबर हैज द ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस। जो सबॉर्डिनेट मेंबर है, जैसे सन हो गया, वाइफ हो गई या सब्जेक्ट हो गए, तो द ओनली एक्सेप्शन, जहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, जो अपवाद किसको, माइट बी द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड एंड फ्रेंड, की फ्रेंड और फ्रेंड के बीच में अपवाद होगा, विच में एक्चुअली इन्वॉल्व इक्वलिटी, जहाँ पे इक्वलिटी होगी, अनलेस ऑफ कोर्स
वन इज ओल्डर देन अदर, कि अगर दोनों में से एक जो है बड़ा और छोटा है तो फिर भी ऐसा नहीं कि तब दोस्त मानेंगे। जैसे आज के मॉडर्न सोसाइटी में या लिबरल आइडिया में हम दोस्त कोई भी हो सकते हैं, एक की उम्र 60 हो, एक की 40 हो, दोनों दोस्त हो सकते हैं और दोनों बराबरी की तरह से। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं माना जाता था, विच वुड टर्न इनटू रिलेशनशिप लाइक बिटवीन ओल्डर एंड यंगर ब्रदर, कि यंगर ब्रदर जो छोटा होगा उसको छोटे भाई की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसको बड़े भाई की तरह बिहेव करना पड़ेगा। कन्फ्यूशनिज्म ऑल्सो स्पीक्स द सिक्स रिलेशनशिप, सिक्स रिलेशन जो है लिव हुलुन जिसको हम कह रहे हैं, they are supposed to be basis of all social connection between person, and all six are based on the fundamental relation between partner parents and children, कि ये जो आइडिया है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए कन्फ्यूजन ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द सिक्स रिलेशनशिप, सिक्स रिलेशन ली लून, they are supposed to be the basis of all social connection between the person, and all six are based on the fundamental relationship between the parents and children. So obviously Confucius says when a man has been your teacher for a single day, जैसे हम पहले थोड़ा हिंट दिया था आपको, सिंगल डे यू शुड ट्रीट हिम एज योर फादर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, कि अगर कोई व्यक्ति आपका टीचर बन जाता है एक दिन के लिए भी, तो क्या करना होगा आपको, उसको फादर की ट्रीट करना पड़ेगा, उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जैसे आप अपने फादर को कर रहे हैं। अब जो फिलियल पिटी है जिसको हमने बताया कि जो डेली बेसिस पे आपको जो रिस्पेक्ट करनी है, वो जो वर्च्यू है गुण होने चाहिए, संस्कारी जिसको हम बोल सकते हैं, हमारे संस्कार, फिलियल पिटी को हम संस्कार की तरह देख सकते हैं हिंदी में, तो संस्कार को देखते हैं तो फिलियल पिटी। For Confucius and his followers, the relationship between the father and son was the most important, कि सबसे बीच जो जरूरी है वो रिलेशनशिप फादर एंड सन का है, जो बेटे और पिता और पुत्र का, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। फिलियल पिटी इज द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू जो है वो है फिलियल पिटी। और हमने बताया कि तमाम सारे जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वियतनाम हो, चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, इसमें ये बिलीव भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन पहले झुकेगा, कौन ज़्यादा झुकेगा, इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि जो छोटा होगा वो ज़्यादा झुकेगा, या किसी भी चीज़ को सबसे पहले कौन खाएगा पिएगा, या इस तरह की चीज़ें जो वो आपको दिखनी पड़ेगी। कन्फ्यूशस ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द नोशन ऑफ 4 क्लासेस। अब जो हमने बताया था कि क्लासेस में तो ये भी बांट देते हैं, लेकिन प्लेटो की तरह नहीं बताते कि जो एजुकेशन पे बेस्ड होगा, ऐसा नहीं करते। ये कहते हैं कि अलग अलग क्लासेस है। द स्कॉलर जो जिसका काम है पढ़ाना, वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। यहाँ भी देखिए इंटेलेक्चुअल्स को ये ऊपर रख रहे हैं, ऑब्वियसली प्लेटो भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन दूसरी क्लास में रखते हैं द पीजेंट। इसके बाद जो किसान है, वो जो खेती का काम करते हैं वो। इसके बाद अगर देखेंगे तो आर्टिजन, जो क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिजन होते हैं, जो बना रहे हैं, कुम्हार हो गया, घड़ा बनाने वाला हो गया, घड़ा बनाने वाला तो कुम्हार ही हो गया, या फिर देखें ये लोहार हो गए, इस तरह के जो जो कुर्सी और मेज बनाते हैं, जो इसको हम कहेंगे कि कारपेंटर हो गए। तो इस तरह के लोगों को वो थर्ड कैटेगरी में रख रहे हैं। और जो सबसे लोएस्ट रखते हैं वो किसको रखते हैं, मर्चेंट को। तो अगर हम प्लेटो का याद कर ले, प्लेटो ने किस तरह से बनाया था, फिलोसफर किंग को सबसे ऊपर रखा था, फिर ऑक्सिलरी क्लास को रखा था, और तीसरी क्लास में जो पीजेंट्स को और क्राफ्ट्समैन को और बिजनेसमैन को सबको एक में रख दिया था। तो यहाँ पे ये अलग अलग रख रहे हैं। तो मर्चेंट क्लास को ये सबसे नीचे क्यों रख रहे हैं, नोटिस 2 थिंग्स। अभी हम आपको बताते हैं क्यों सबसे नीचे रख रहे हैं। नोटिस 2 थिंग्स, द प्लेस ऑफ द पीजेंट एंड द एब्सेंस ऑफ वॉरियर्स, कि द प्लेस ऑफ द पीजेंट, एब्सेंस ऑफ वॉरियर। यहाँ पे वॉरियर्स क्यों नहीं, ऑक्सिलरी क्लास जो वहाँ पे था, यहाँ पे जो प्लेटो में था, या ज़्यादातर जगह पे अगर हम कौटिल्य को पढ़ें वहाँ भी है, लेकिन इन्होंने वॉरियर्स की जरूरत नहीं मानी। कन्फ्यूशन हैड नो नीड ऑफ वॉर, उनका आइडिया कि देख सकते हैं कि कितना ह्यूमनिस्टिक हो गया, कि वो कहते हैं वॉर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ एवरी वन इज फॉलोइंग द प्रॉपर रोल देन देयर शुड बी नो वॉर। अगर सभी लोग इस फिलियल पिटी को, या आइडिया जो ड्यूटी है अपनी, सभी जो राजा अपनी ड्यूटी करेगा, तो फिर कभी वॉर होगी ही नहीं। एक राजा दूसरे राजा से कैसे बिहेव करेगा, इसका भी बहुत क्लियर है। या वो एक बड़ा होगा तो आप उसके सामने नहीं जाएंगे, या उससे वॉर नहीं करेंगे। छोटा होगा, बड़े का काम क्या है, उसको रिस्पेक्ट करना, क्योंकि छोटे की केयर करना, तो आप उस पर वॉर नहीं कर सकते। तो बड़ा छोटे का जो है वो सिर्फ एक विद इन कम्युनिटी नहीं है,
वो स्टेट के अंदर भी होता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी अगर देखें तो वॉर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के दोनों ही, दोनों राजा ही, दोनों सैनिक है, सभी लोग अपने फिलियल पिटी में बिलीव कर रहे हैं। चाइना नेवर ग्लोरीफाइड द वॉर हियर एज मच एज जापान एंड यूरोप डिड। अब इसकी बिकॉज ऑफ कन्फ्यूशनिज्म जो है, चाइना जिस तरह से है वो कभी भी वॉरियर्स को ग्लोरीफाई नहीं करता, फिर ऑक्सफोर्ड्स को ग्लोरीफाई करता है लेकिन वॉरियर्स को ग्लोरीफाई नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे माना था कि वॉरियर्स जो है वो जरूरी नहीं। मर्चेंट्स के साथ भी जो है, आगे देखते हैं, ऑल्सो द क्लास ऑर्डर पीजेंट सेकंड, सिंस क्यों है पीजेंट सेकंड, सिंस दे प्रोवाइड, फर्स्ट कौन हो गया, द स्कॉलर्स जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हो गए, जो विद्वान हैं, प्रोवाइड फूड, सेकंड हो गया फूड प्रोवाइड करते हैं एवरीवन एल्स नीडेड टू लिव। आज के समय भी हम फिर से देखें तो क्यों आज जरूरत है, हम मैं तो यहाँ मानता हूँ कि पीजेंट सबसे ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय जिस तरह की कंडीशन है वहाँ पे तो हमको खाना ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो खाना और इंटेलेक्चुअल्स या जो है वो तो सिर्फ आर्टिकल लिखेंगे या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं या नई फिलोसफी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खाना हो सकता है। तो ऑब्वियसली उनका आइडिया हो सकता है कि सेकंड क्लास में रखते हैं। आर्टिजन एटलीस्ट मेक्स यूजफुल थिंग, कि वो कम से कम यूजफुल थिंग बनाते हैं, जैसे उस समय टोकरी बनाया, कुछ बनाया, फर्नीचर बनाया, औजार बनाया या इस तरह की चीज़ें जो है टूल्स बनाए, तो दे आर द थर्ड यूजफुल थिंग्स। बट मर्चेंट्स, जैसे हमने बताया था, ही कंसीडर मर्चेंट एज अ मोस्ट वर्स्ट थिंग, तो सबसे खराब चीज़ है मर्चेंट की। वो क्या करते हैं, क्योंकि पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, बेनोवेलेंस होना चाहिए। तो आज के समय भी देखें तो हमारे पास इंडिया में बहुत ढेर सारे जो फोर्ब्स की लिस्ट में भी आते थे, इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग भूख से ही मर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो, अगर अपनी प्रॉपर्टी का 2-4% भी वो दे दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने कमी नहीं होगी, एटलीस्ट हम इंडिया के सारे लोगों को खाना फ्री में खिला सकते हैं, इतना हो जाएगा। लेकिन मर्चेंट्स ऐसा यूजली नहीं कर रहे हैं, कोई भी मर्चेंट ऐसा नहीं करता। और वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से देखते हैं, एक पैरासाइट। अभी आपने एक मूवी देखी होगी पैरासाइट, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। वो पैरासाइट मूवी में भी इतने कॉन्ट्रडिक्शन, आप कभी टाइम मिले तो उसको जरूर देखिए। पैरासाइट मूवी में एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया है कि कौन पैरासाइट है, कि पैरासाइट क्या गरीब आदमी है अमीर पे, या अमीर भी पैरासाइट है गरीबों पे, क्योंकि अमीर अपने काम खुद नहीं कर सकते, उसको ड्राइवर चाहिए, उसको बाकी चीज़ चाहिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए अलग से आदमी चाहिए, उसको सीखने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली कौन किस पे पैरासाइट है। और वो मूवी अगर आप देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उसके नए नए आइडियाज़ उसमें आते हैं कि किस तरह से क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाया गया है। और उसमें दिखाया कि जो अमीर है और जो गरीब है, अगर आप ये सोच रहे हैं, ये फिलॉसफी भी दूर कर देता है उसमें कि कि अगर आप गरीब हैं तो आप मेहनत करके अमीर बन जाएंगे। तो बोलते हैं कि ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल है, क्योंकि वो बोलता है कि जिस घर में उसके पिताजी लास्ट में दिखाते हैं कि छुपे होते हैं, बोलता है कि एक ऑप्शन ये भी है कि वो उस घर को ही खरीद ले, लेकिन बोलता है जिस काम को कर रहा है, अगर अगले 500 साल तक काम करके सेविंग करे तब जाके उसके पास इतना पैसा होगा कि उस घर को खरीद पाए। तो इस मूवी में बहुत ढेर सारे डायनेमिक्स हैं, आप पॉलिटिकली उसको समझ सकते हैं, ढेर सारे आइडिया जो कह सकते हैं, ग्रामसी का आइडिया उसमें मिल जाएगा, मार्क्स का आइडिया मिल जाएगा, लिबरल आइडिया मिल जाएगा, इवन कन्फ्यूशनिज्म भी मिल जाएगा कि पैरासाइट किसको बोला। अगर कन्फ्यूशियस आइडिया से देखा जाए तो उनका पैरासाइट कहने का मतलब उल्टा हो जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि पैरासाइट जो है, जो गरीब आदमी हो वो पैरासाइट है अमीर पे, लेकिन एक तरह से उसमें दिखा दिया कि वो उल्टा है, अमीर आदमी भी पैरासाइट हो सकता है। अब आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। पर्पल वॉज टू लिव एंड गेट रिच, उनका आइडिया क्या होता है अमीरों का, कि जितना अधिक से अधिक सिर्फ जिए और रिच होते जाए, पैसा बढ़ाते जाए, ऑफ द स्वेट ऑफ द अदर्स लेबर्स। तो दूसरे की मेहनत पे, ऑब्वियसली जो बड़े रिच लोग हैं वो खुद तो मेहनत नहीं करते, चाहे अंबानी हो, अंबानी कभी सिम नहीं बेचते, जो ग्राउंड पे होगा वो उनका एग्जीक्यूटिव बेचते हैं, जो ग्राउंड पे जो कम सैलरी वाले होते हैं, तो बोलते हैं कि लेकिन जितने सिम बिकेंगे उससे अंबानी और अमीर होते जाएंगे। या इसी तरह से सिर्फ अंबानी एक एग्जांपल है, जितने भी अ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या मर्चेंट हैं वो इसी तरह से करते हैं। तो इन्होंने जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसको हम देख सकते हैं कि ये अप्लाई करते हैं। लास्ट में आ जाते हैं कि इन मॉडर्न डेज ऑब्वियसली वी कैन डिवाइड कन्फ्यूजन इन 3 पार्ट्स, क्लासिकल, मॉडर्न एंड न्यू कन्फ्यूजन। तो क्लासिकल जो था तो उनके टाइम का ही था। मॉडर्न समय में अगर हम देखें कि काफ़ी हद तक जो, अगर हम देखें कि जो रेवोल्यूशन है
उसके आने से पहले जो वहाँ पे था, क्योंकि रेवोल्यूशन जब आता है चाइना के अंदर, तो उसके बाद इन सब चीज़ों पे बैन, ऑलमोस्ट बैन लग गया, क्योंकि माओ जो थे एक हार्डकोर मार्क्सिस्ट थे। और ऑब्वियसली हार्डकोर मार्क्सिस्ट के लिए इस तरह की चीज़ें जो हायरार्की है उसके लिए कुछ हद तक कभी सही होती, लेकिन काफ़ी हद तक इसके अगेंस्ट में होते हैं, क्योंकि जो जेंडर का रिलेशन था, जो रूलर और किंग का रिलेशन, सब्जेक्ट का रिलेशन था, इन सब चीज़ों को उसको ब्रेक करना था। जो सोशल, जो कल्चरल डॉगमा था, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता थी, उसको तोड़ने के लिए माओ ने काफ़ी हद तक पूरे जो आइडिया था, जो ताओइज्म का हो, कन्फ्यूशनिज्म का हो, या जितनी भी रिलीजियस चीज़ें थी, उसको डिस्करेज किया, काफ़ी हद तक डिस्करेज किया गया चाइना में। और आज के समय अगर देखें तो इन सब चीज़ों को पुरानी जनरेशन तो मानती है, लेकिन नई जनरेशन काफ़ी इक्वलिटी बिलीव करती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, चाहे बच्चों के रिलेशन में हो, चाहे रूलर के रिलेशन में हो। इन सब चीज़ों को अब वो उस तरह से नहीं मानते। यंग जनरेशन इस तरह से अब एज और ये सब चीज़ें नहीं पूछती, जैसे हमने बताया कि एज पूछ के, तो फ्रेंडशिप को इक्वलिटी के पैरामीटर पे ले आए हैं मॉडर्न समय में। तो हमने बोला। और नियो कन्फ्यूशनिज्म कहता है कि फिर से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे, जिसमें हम बोलेंगे कि दीज नियो कन्फ्यूशियस आर कॉल्ड बोस्टन कन्फ्यूशियस। बोस्टन कन्फ्यूशियस क्योंकि बोस्टन जो सिटी है उसके अंदर रहते हैं, और ये लोग मानते हैं कि कन्फ्यूशनिज्म ही फिर से इस पूरे जो ओवरऑल सोसाइटी को बढ़ा सकता है या बचा सकता है। क्योंकि आज के समय फिर से अगर हम देखें तो बहुत से लोग कहेंगे कि ह्यूमैनिटी है कि सिर्फ पैसा कमाना, अभी तक जिस तरह से लिबरलिज्म कह रहा था कि पैसा कमाना ही जरूरी है, या कैपिटलिज्म जिस तरह से बोल रहा था, या जिस तरह से मार्क्सिज्म कंट्रोल करके रख रहा था, वो बोल रहे थे कि आप फोर्स करके कंट्रोल कर रहे हैं। तो कन्फ्यूशनिज्म जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा, और वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो क्या कर सकता है, वो पूरी दुनिया को एक सही दिशा में ले जा सकता है। और सब लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। तो जैसा प्लेटो ने कहा, या ज़्यादातर जो फिलोसफर होते हैं वो इसी पे बिलीव करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने आप को करेक्ट कर लें, तो फिर सोसाइटी में उतने रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि रूल्स आप कितने बना लें किसी भी तरह से, वो चीज़ें पूरी तरह से आ नहीं सकती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लूप होल्स ढूंढ लेंगे। अगर हम सही नहीं होंगे तो हर चीज़ का लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो ऑब्वियसली कन्फ्यूशनिज्म का दूसरी तरफ अगर हम इनका क्रिटिसिज्म देख लें या आलोचना देख लें, तो हाईली, जिस तरह से हम प्लेटो क्रिटिसाइज करते हैं कि आइडियल है, बहुत ज़्यादा यूटोपियन हो गया, आइडियल हो गया, आदर्शवादी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोग अपनी ड्यूटी निभाएं, और अगर ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तब क्या करेंगे हम। तो ये एक बड़ा आइडिया है, इसको हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो हायरार्की है, जो जेंडर का रिलेशन है, वहाँ पे भी इनका आलोचना की जा सकती है कि एक जेंडर को सुपीरियर, एक को इन्फीरियर मान सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एज का डिफरेंस नहीं होगा, कि हमेशा अपने वुमेन को आपने नीचे डाल दिया, कि मान लीजिए किसी की वाइफ बड़ी हो और हस्बैंड छोटा उम्र में, तब क्या करेंगे, दो डायनेमिक्स आ गए। लेकिन शायद मोस्टली अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं तो वहाँ भी वाइफ को मानना ही पड़ेगा, एज का वहाँ पे आए। तो जेंडर के कॉन्सेप्ट में भी ऑब्वियसली जो फादर सन है या इस तरह की चीज़ें देखें, वहाँ पे भी यही हो रहा है कि आप जो डायनेमिक्स है, कि कोई भी आदमी अगर सिर्फ उम्र में बड़ा है इसलिए वो सही है, उसकी बात माननी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, और पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, और देखते रहिए। और जो भी क्वेश्चन हो हम मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो मैं आगे कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। और ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए अपना, न्यूज़ पढ़ते रहिए, न्यूज़ पे भी ध्यान देते रहिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उसको डील करते रहिए। हम धीरे धीरे इसको आगे करेंगे, कोशिश मैं करूँगा, देखता हूँ इसको किस तरह से हम लोग कर पाते हैं, आपके पास कैसे पहुँचता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको इसी फॉर्म में आपको, लेकिन ये काफ़ी हैवी फाइल हो जाएगी, देखता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और घर में रहिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, और जहाँ भी हैं वहाँ पे सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।